एक सदी के बहुत बड़े फिलोसोफर सोक्रेटिस यानी सुकरात ने कहा था कि इंसान जब तक जमीन से ऊपर उठकर आसमान की तरफ नहीं बढ़ेगा तब तक वो अपनी दुनिया को बेहतर तरीके से नहीं समझ पाएगा। उन्होंने ये तब कहा था जब इंसान आसमान में नजर आ रहे सूरज और तारों को घूरता रहता था और सोचता था कि धरती दुनिया का सेंट्रल पॉइंट है। वक्त बदला और बदलते वक्त के साथ साथ हम इंसानों ने आसमान की तरफ बढ़ने के ख्वाबों को जन्म दिया और इन्हीं सपनों के दम पर इंसान ने आर्टिफिशियल सैटेलाइट के रूप में ऐसी मशीनें बनाई जिन्होंने आसमान की तरफ छलांग लगाई। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि खला की कोई हद नहीं है। इस बात में कोई शक नहीं कि खला में इंसान को भेजने से पहले बहुत से जानवरों को भेजा गया। इसी फहरिस्त में पहली फीमेल डॉग लाइका खला में गई। इसकी कहानी रुला देने वाली है। इसके बाद सबसे पहला बंदर जिसका नाम एल्बर्ट II था, उसे खला में भेजा गया। उसकी कहानी भी इतनी ही आंखों में पानी लाने वाली है। जानवरों के साथ एक्सपेरिमेंट के बाद फिर इंसानों को भेजा गया। सभी ये मानते हैं कि यूरी ग्रेगरिन इस दुनिया के पहले वो शख्स थे जिसे खला में भेजा गया था, लेकिन यकीनी तौर पर किसी को कुछ नहीं पता। दोस्तों, इस दुनिया में खला पर राज करने के बहुत से स्कैंडल सामने आए। जैसा कि अमेरिका ने एक वक्त पर बहुत सी नाजी लोगों को पकड़ा और उनसे कहा कि वो ऐसी तकनीक बनाएं जिससे अमेरिका पहले चांद तक जाए। क्या आप जानते हैं कि स्पेस रेस में कुछ एस्ट्रोनॉट्स ऐसे भी हैं जो इस खला के अंधेरों में खोकर रह गए? जी हाँ, ये वो लोग हैं जिन्होंने आसमान की तरफ उड़ान तो भरी, लेकिन उन्हें फिर कभी इस धरती की जमीन देखना नसीब नहीं हुई। अब मैं उस मरे हुए डॉग की बात करने वाला हूं जिसे सबसे पहले खला में भेजा गया था। उसे कैसे भेजा गया, उसके साथ क्या हुआ, ये सब मैं आपको बताने वाला हूं। आज हम सबको पता है कि खला में जाने वाले लोगों को खास किस्म की ट्रेनिंग दी जाती है और उनकी वजह से हमें खला के बारे में ये पता चल पाया है। फीमेल डॉग लाइका जिसे खला में भेजा गया था, ये 3 नवंबर 1954 को सोवियत यूनियन में पैदा हुई थी। वो भी सड़कों पर आवारा घूमने वाली डॉग थी। इसका कोई अपना घर नहीं था, लेकिन 1955 में इस डॉग को सोवियत स्पेस प्रोग्राम के एक इंजीनियर के जरिए उठा लिया गया। उसे यहाँ से सेंटर तक ले जाया गया और इसे सोवियत स्पेस क्राफ्ट स्पुतनिक 2 के लिए चुना गया। इस मिशन को सिर्फ इसीलिए भेजा गया था क्योंकि यूएसएसआर अपनी ताकत का दिखावा दुनिया के सामने करना चाहती थी। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखिए कि ये वो टाइम था जब यूएसएसआर और यूएसए एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। इस दुश्मनी को आज हम कोल्ड वॉर के नाम से जानते हैं, या फिर इसे हम एक तरह की स्पेस रेस भी कह सकते हैं। मतलब ये कि पूरी दुनिया को ये दोनों सुपर पावर्स दिखाना चाहती थीं कि कौन सबसे पहले खला के बारे में ज्यादा मालूमात हासिल कर सकता है। और ऐसे ही एक टेस्ट के लिए स्पुतनिक 2 को बनाया गया, जिसमें इस रॉकेट में इंसान नहीं बल्कि एक डॉग को भेजने वाले थे। इसका मकसद ये पता करना था कि डॉग बिना ग्रेविटी के कितनी देर तक जिंदा रह सकते हैं। इसके अंदर कॉस्मिक रेज के अलावा टेम्परेचर को नापने वाले आलात लगाए गए थे। साथ ही इसमें लाइफ सपोर्ट मशीन जिसमें ऑक्सीजन जनरेटर लगाया गया था, ये सब कुछ इसमें शामिल था। इसके अलावा इसमें एक पंखा लगा था जो कैबिन में 15 डिग्री सेल्सियस तक दर्जा हरारत पहुंचते ही अपने आप चल पड़ता था। इस सब का मतलब यह था कि भेजे जाने वाले डॉग को कोई मुश्किल पेश ना आए और वो ज्यादा से ज्यादा टाइम तक जिंदा रहे। ये एक कमाल का मिशन था क्योंकि पहली बार ऑर्बिट में किसी जिंदा जिस्म को भेजा जा रहा था। लेकिन इसके जो नतायज आए इसके बारे में यूएसएसआर ने कभी सोचा भी नहीं होगा। मिशन के फौरन बाद उन्होंने बोला कि लाइका डॉग खला से जिंदा वापस नहीं आएगी। उनका इतना कहना था कि पूरी दुनिया में खलबली मच गई, क्योंकि वो किसी बेजबान की जान बिना किसी बात के ले रहे थे। लेकिन फिर ये भी मिशन आगे बढ़ा। जमीन पर रहते हुए लाइका डॉग को खला की ट्रेनिंग दी गई थी, जैसा कि आज भी एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजने से पहले दी जाती है। और मिशन के काबिल बनाने के लिए जमीन पर ही 20 दिनों तक एक छोटे से पिंजरे में रखा गया था। इस पिंजरे में ग्रेविटी नहीं थी। इस काम से लाइका का ब्लड प्रेशर दुगना हो चुका था। इसके बाद वो बीमार भी होने लगी थी। उसे एक खास तरह का जेल फूड खिलाना शुरू किया गया जो कि स्पेस में जाकर उसका खाना बनने वाला था। उड़ान से एक दिन पहले प्रोग्राम का एक इंजीनियर लाइका को अपने घर ले गया ताकि वो उसके बच्चों के साथ खेल सके, क्योंकि उसे पता था कि लाइका के पास जिंदा रहने का बहुत कम वक्त बचा है। कमाल की बात यह थी कि सब कुछ पता होते हुए भी रॉकेट के अंदर लाइका को उसी ने बिठाया था। और फिर 3 नवंबर 1957 का दिन आया जब स्पुतनिक 2 को सुबह 5:30 बजे लॉन्च किया गया। शुरुआत में सब कुछ ठीक था। लाइका सही सलामत जमीन से बाहर निकल चुकी थी। अब ऊपर गए रॉकेट को 2 हिस्सों में बंटना था, लेकिन यहां तकनीकी खामी आ गई। ये रॉकेट 2 हिस्सों में नहीं बढ़ सका। इस मुश्किल की वजह से कैप्सूल में लगे आलात सही से काम नहीं कर पा रहे थे। जिन पंखों और कूलिंग सिस्टम के बारे में मैंने आपको पहले बताया था, वो सब काम नहीं कर पा रहे थे और अब लाइका की कैप्सूल का दर्जा हरारत पूरी तरह से बढ़ने लगा था। ये कहा गया था कि कैप्सूल का दर्जा हरारत 15 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाएगा,
लेकिन उसका दर्जा हरारत 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था। बदकिस्मती से लाइका के पास कहीं और जाने की जगह नहीं थी। अब वो अपनी मौत का इंतजार कर रही थी और फिर कुछ ही मिनटों बाद गर्मी की वजह से उसकी मौत हो गई। ये बड़ा दर्दनाक वाकया था। काम पूरा होने के बाद उसे जहर देकर मारने का प्लान था, लेकिन इस प्लान की हद तक तो ये प्रोजेक्ट पहुंचा ही नहीं था। पूरे 5 महीने तक मरी हुई लाइका ने इस जमीन के गिर्द चक्कर लगाए। उस वक्त उसने जमीन के पूरे 2570 बार चक्कर लगाए और प्लान शुरू होने के 162 दिन बाद स्पुतनिक 2 ने जमीन की आबो हवा में आना शुरू कर दिया और बदकिस्मती से वापस आते वक्त ये रॉकेट पूरी तरह से जलकर खाकिस्तर हो गया। साथ ही इसमें लाइका की बॉडी भी जलकर राख हो गई। शुरू में यूएसएसआर ने कहा कि लाइका ने ऊपर बहुत अच्छा काम किया और बिना किसी दर्द के उसकी मौत हुई, लेकिन हर किसी को पता है कि यूएसएसआर ने उस वक्त दुनिया से झूठ बोला, क्योंकि लाइका तो जिस दिन ऊपर गई थी तब उसकी मौत हो गई थी। साथ ही ये सच्चाई दुनिया को 2002 में पता चली। पता लगा कि असल में लाइका के साथ हुआ क्या था। आज दुनिया भर में लाइका के चाहने वाले हैं और मॉस्को में तो लाइका के नाम से एक स्टैचू भी बनवाया गया है। साथ ही इन मिशंस ने यूएसए और यूएसएसआर के ऊपर जानवरों का ऐसा इस्तेमाल करने के लिए सवाल भी उठाया और लाइका के बाद ये हल्फ लिया गया कि अगर कोई मुल्क किसी जानवर को ऊपर भेजता है तो उसे वापस लाने की भी जिम्मेदारी उसी की होगी। तो ये वो दर्दनाक कहानी थी जो लाइका डॉग के साथ हुई। और ऐसी ही एक मिस्ट्री जिसे इटली के 2 भाइयों ने जमीन के सामने रखा था, जिनके बनाए गए सिग्नल जमीन से बाहर दूर दूर तक भेजे जा सकते थे। उन्होंने ये काम कई बरस तक किया, लेकिन उनको अपने सिग्नल्स में कुछ खास नहीं मिला। लेकिन फिर वक्त आया नवंबर 1963 का, जब उन्होंने एक बहुत ही अजीब सिग्नल सुना। ये सिग्नल पूरी तरह से किसी और दुनिया से आया था। उन्होंने इसे पकड़ा और इस सिग्नल को डीकोड किया और जब उन्होंने इसे समझा तो पूरी तरह से हैरान हो गए। इस सिग्नल में एक औरत की आवाज थी। वो औरत डरी हुई थी और दर्द से कराह रही थी। वो जमीन पर वापसी की तैयारी में थी और मदद के लिए चिल्ला रही थी। हम आपको इस सिग्नल की ऑडियो क्लिप भी सुनवा देते हैं। बहुत से लोगों का ये कहना है कि ये वो औरत थी जिसे सबसे पहले खला में भेजा गया था। साथ ही ये माना गया कि वो ठीक वक्त में खला में पहुंच तो गई थी, लेकिन वापसी पर आते वक्त उसके साथ मुश्किलात पैदा होने लगी। असल में उसके कैप्सूल का कूलिंग सिस्टम खराब हो चुका था और बदकिस्मती से कैप्सूल के अंदर आग लग गई थी और वो पूरा महीना इसी में रही और इसी में उसकी मौत हो गई। बहरहाल इन दोनों भाइयों को उनके काम के लिए सराहा गया। इन्हें नासा बुलाया गया और इनकी हौसला अफजाई की गई। ये जो रिकॉर्डिंग्स इन भाइयों को मिली वो सोवियत के वक्त का खास और सीक्रेट मिशन था, जिसका नाम वेस्ट्रॉन्ग प्रोग्राम था। इसे 1960 की दहाई में भेजा गया था। ये प्रोग्राम ऊपर जाकर बुरी तरह से फेल हुआ और जब सोवियत को अपने प्रोग्राम के फेल होने का पता चला तो उन्होंने इसके सबूत जमीन से पूरी तरह मिटा दिए। इसका मतलब हमें कभी पता नहीं चल पाएगा कि वो औरत असल में कौन थी। उसके बाद ये माना गया कि जिस औरत की आवाज रिकॉर्डिंग्स में सुनाई दे रही है ये अकेली खलाबाज नहीं होगी, इसके साथ कम से कम 2 और खलाबाज जरूर होंगे। इसीलिए ये कोई नहीं जानता कि सोवियत के वक्त भेजे गए एस्ट्रोनॉट्स आज भी दूर कहीं खला में घूम रहे हैं और हो सकता है कि अब तक ये सूरज के बहुत पास पहुंच गए हों और जल भी चुके हों। जैसी दर्द भरी आवाज उस औरत की सुनी गई, इससे ये समझ में आया कि इसके कैप्सूल में आग लग गई है और अब तक तो उसका कैप्सूल कूड़ा बनकर किसी सैयारे के चारों तरफ या फिर शायद जमीन के ही चारों तरफ चक्कर लगा रहा होगा। ये सोचने में कितना अजीब है कि जिस जमीन पर हम रहते हैं इसके चारों तरफ मरे हुए लोग घूम रहे हैं।